अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ्रांसिस बेकन का क्वेश्चन है आज। फ्रांसिस बेकन वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, इफ़ पार्ट्स अल्यूर दीज थिंक हाउ बेकन शाइन। यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन इसको कर रखा है मेरे सॉफ्टवेयर ने, इसलिए कि यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है, इसको शॉर्ट करके लिखा गया है। आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पे शाइन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये कोटेशन है तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। वहाँ पे आपने स्पेलिंग इसको SHINED नहीं लिखना, जिस तरह यहाँ पे लिखे हैं ऐसे ही आप लिखेंगे मार्कर के साथ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो लिखा है, इफ़ पार्ट्स अल्यूर दीज थिंक हाउ बेकन शाइंड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये जो कमेंट है फ्रांसिस बेकन के बारे में, ये न्यू क्लासिकल एज के मशहूर राइटर अलेक्जेंडर पोप का है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप ने आपके बारे में ये कहा था। आपने अलेक्जेंडर पोप के बारे में इससे पहले हमने ये पोइट्री में पढ़ा था। अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री द रेप ऑफ लॉ को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ लॉ, द डनशियर्ड, ठीक है। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसके अलावा एन एसे ऑन मैन, इनके लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो उन्होंने आपके बारे में, फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा था, इफ़ पार्ट्स अल्यूर दीज थिंक हाउ बेकन शाइंड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये जो कमेंट है इसमें एक्चुअली फ्रांसिस बेकन के बारे में वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम उनके वर्क को पढ़ते हैं तो वो हमें इतना अच्छा लगता है, हमें इतना अल्यूर करता है, हमारा दिल लुभाता है, हमारे दिल पे छा जाता है। तो आप इसके वर्क को पढ़ के कंसीडर कर सकते हैं कि जो बेकन थे वो किस कदर वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड रहे हैं, ठीक है। अब उनके वर्क में चूँकि हमें उनकी विटी थॉट्स भी मिलते हैं, उनके ब्राइटेस्ट एस्पेक्ट्स का भी हमें पता चलता है, और इसके साथ साथ उनके वर्क से हमें उनके मीनेस्ट होने का भी कहीं ना कहीं हमें जेस्चर्स, इशारे मिलते हैं। इसलिए आपकी यानी फ्रांसिस बेकन के पूरे जो वर्क है और पूरी जो लाइफ है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी का जो मिरर है A to Z, वो इन तीन अल्फाज के साथ, ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट और मीनेस्ट के साथ, अलेक्जेंडर पोप ने नहायत महारत के साथ लिख दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस था। इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। बेकन वाज द वाइजेस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्ल्डली विजडम। अब चूंकि हमने अपना स्टेटमेंट ये लिखा है, बल्कि क्वेश्चन भी हमारा यही है, तो हमने अब प्रूव करना है इस चीज़ को कि किस तरह से फ्रांसिस बेकन वाइजेस्ट भी हैं, ब्राइटेस्ट भी हैं और मीनेस्ट भी। और ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, नहायत आयरॉनिकल वर्ड्स हैं। ने देख के आयरनी भी सामने आती है कि एक बंदा जो जहीन भी है, वाइज है, ब्राइटेस्ट है, बड़ा समझदार, होशियार है और चालाक, समझदार, तेज़ फहम रखने वाला बंदा है, वो मीनेस्ट कैसे है? क्योंकि मीनेस्ट यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है और ब्राइटेस्ट और वाइजेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हैं। तो जब वो इन दो सलाहियतों का हामिल बंदा एक मीनेस्ट कैसे हो सकता है? तो ये एक आयरनी भी है, ठीक है। लेकिन चूंकि आपकी लाइफ कुछ ऐसे ही रही है, तो मज़ीद जब हम ये क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। तो शुरू करिए मेरे साथ। बेकन वाज द वाइजेस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्ल्डली विजडम। आपकी जो वर्ल्डली विजडम है उसको सामने जब हम रखते हैं तो हम ये चीज़ मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि बेकन जो है वो वाइजेस्ट हैं, ठीक है। वर्ल्डली विजडम मीन्स दुनियावी समझ बूझ रखने वाले बंदे थे। ही वॉज ब्राइटेस्ट ओइंग टू हिज पावरफुल इंटेलेक्ट, और उन्हें हम ब्राइटेस्ट इसलिए कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा जहानत अता की गई थी, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग टर्स एसेज
और उनके पास ये हुनर था कि वो क्या करते थे, टर्स एसेज लिखते थे। ठीक है, आपके जो एसेज हैं बेसिकली आप अपने एसेज की वजह से ही मशहूर हैं। ठीक है, आप अपने एसेज जो लिखते थे उनमें आप दो तरह से यानी एफोरिस्टिक स्टाइल को आप फॉलो किया करते थे। एफोरिस्टिक स्टाइल में आपके ऐसे हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल को आप दूसरे लफ्ज़ों में टर्स कहते हैं, मतलब कि किसी बात को थोड़े लफाज के साथ लिखना। ठीक है, बज़ाहिर वो सादा सा हमें लग रहा होता है लेकिन उसके पीछे कहानी होती है। तो आसान सादा अल्फाज के साथ लिख दिया जाता है, लेकिन अगर उसको आप समझने बैठो तो आपको लगता है कि इसके पीछे तो बहुत कुछ है। एंड ही वॉज मीनेस्ट ड्यू टू हिज ट्रेचरस करेक्टर, और उन्हें हम मीनेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका अपना करेक्टर था, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो वर्क है, आपके वर्क और आपके करेक्टर में फ़र्क है। आपके वर्क में आप हमें कुछ और तरह से नज़र आती हैं और आपका जो करेक्टर है वो कुछ सी और रंग में हमें नज़र आएगा। तो करेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो फ्रांसिस बेकन एक लूज करेक्टर के मालिक थे, ऐसा मानना है क्रिटिक्स का। द above mentioned remark on Bacon was made by renowned and marvelous poet Alexander Pope। ठीक है, अगस्टन एज के न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं क्योंकि इस एज में हम जो क्लासिक एज थी वही स्टाइल वही थॉट्स को फॉलो किया जाने लगा था, एक तरह से रिवाइवल था ये क्लासिकल एज का, तो इसलिए इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं अगस्टन एज को। तो अलेक्जेंडर पोप जो कि एक माने हुए मशहूर और मारूफ पोइट हैं, उन्होंने ये कहा था आपके बारे में कि इफ पार्ट्स अल्यूर दीज थिंक हाउ बेकन शाइंड द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इफ वी ऑब्जर्व क्रिटिकली दिस स्टेटमेंट होल्ड्स इट्स वैलिडिटी। अगर हम इस स्टेटमेंट जो आपके बारे में पोप ने कहा है इसका बगौर इसको जांचें देखें तो हमें लगता है कि ये वैलिड है, सही कहा गया है। फॉर बेकन अपेयर टू बी अ ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस, क्योंकि बेकन जो हैं वो माने जाते हैं कि रिनाइसेंस एज जो थी उसके एक सच में बेटे उसको माना जाता है फ्रांसिस बेकन को। अनडाउटली ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम एंड पावरफुल इंटेलेक्ट। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, रिनाइसेंस का उन्हें सन क्यों चाइल्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि रिनाइसेंस वो टाइम पीरियड था कि जबकि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जन्म ले रहे थे, नई नई सोचें परवान चढ़ रही थी और पुरानी जो सोचें थी, पुराने जो रस्म रवाज थे उन्हें कट ऑफ किया जा रहा था। ठीक है, लॉजिकल ये एज कंसिडर की जाती है रिनाइसेंस। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम एंड पावरफुल इंटेलेक्ट, बट ऑल एट वंस ही वॉज अ कैलकुलेटिंग करेक्टर। लेकिन बेशक उनमें विजडम और पावरफुल इंटेलेक्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक तरह के कैलकुलेटिंग करेक्टर थे। वो हर चीज़ में अपना नफ़ा नुकसान देखा करते थे। ठीक है, कि इसमें मुझे यूँ इतना नफ़ा होगा इतना नुकसान होगा, ये करना है ये नहीं करना, और वो अपने नफ़े के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं कतराते थे। कीपिंग एन आई ऑन द मेन चैंस, वो हमेशा अपने मेन मोटिव के ऊपर नज़र रखते थे और वहाँ तक उन्हें जाने के लिए जो भी करना पड़े सही या गलत वो कर गुजरते। ही वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ मिचाविल। मिचाविल एक फ्रेंच हैं, ठीक है, सॉरी फ्रेंच नहीं इटालियन है। ठीक है, ये इटालियन है, उन्हें ये अपना क्या करते थे, उन्हें अपने ये इंस्पायरेशन मानते हैं। He failed to harmonize his mixed motives, complex principles and high aims together। लेकिन क्या है कि फ्रांसिस बेकन जो हैं ये अपने जो मिक्स्ड मोटिव्स हैं, मोटिव्स कहते हैं पर्पसेस को, मकासद को, ठीक है, और कम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स जो हैं और हाई एम्स जो आपने अपनी ज़िंदगी में चुन रखे थे, इनको सही तरह से एक साथ लेके चल नहीं पाए। ठीक है, हार्मोनाइज मीन्स हम आहंगी ले नहीं उनमें क्रिएट कर पाए, उन्हें सही पैरेलली लेके चल नहीं पाए। ही वांटेड टू स्ट्राइव आफ्टर द सेल्फलेस साइंटिफिक ट्रूथ, बट ही वाज कॉन्शियस दैट नथिंग कुड बी डन विदाउट मनी एंड पावर। ठीक है, वो चाहते थे, जद्दोजहद करना चाहते थे साइंटिफिक ट्रूथ को जानने के लिए, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि बगैर पैसे और पावर के ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। सो ही स्ट्राइव्ड आफ्टर मटेरियल सक्सेस, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मटेरियली
सक्सेस अचीव करने के लिए तगोदो करना शुरू कर दी। बेकन बिलोंग टू द एज ऑफ ग्लोरी एंड ग्रेटनेस, सरप्राइजिंग मीननेस एंड डिसऑनेस्ट कंडक्ट एंड ही कुड नॉट अवॉइड दीज इवल्स। देखिए, मेरा ये मानना है, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं समझता हूँ कि आपने एक करेक्टर पढ़ा था डॉक्टर फास्टस का। क्या है कि डॉक्टर फास्टस की जो हमें उनमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो ही सेम प्रायोरिटीज़ के साथ हमें फ्रांसिस बेकन की लाइफ नज़र आती है। तो एक तरह से आप फ्रांसिस बेकन को डॉक्टर फास्टस भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे उनमें एक थर्स्ट थी नॉलेज के लिए, हर तरह की नॉलेज के लिए वो थर्स्ट रखते थे, वैसे ही फ्रांसिस बेकन में भी आपको वो थर्स्ट नज़र आती है। बेकन वॉज अ मैन ऑफ मल्टी टैलेंट्स, ठीक है। हीज विजडम वॉज अनडिनाइएबल। अनडिनाइएबल मीन्स कि आपकी विजडम से कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। द थर्स्ट फॉर इन्फिनिट नॉलेज, देखें वही चीज़ है ना कि आपके अंदर भी एक लामहदूद प्यास थी, एक लामहदूद इल्म हासिल करने के लिए। एंड हिज वर्सटैलिटी वाज ट्रूली एस्टोनिशिंग, और आपका कई रंग हैं, कई तरह के आपके हमें रंग नजर आते हैं जो कि वाकई हैरान कुन हैं। ही पोजेस्ड एन इंटेलेक्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ही वाज लर्नड इन ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश, ठीक है। ये सारी चीज़ों में, लैंग्वेज में उन्होंने सीखा, साइंस पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, क्लासिक्स और दूसरी बहुत सारी फील्ड्स नॉलेज में। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप कंपैक्ट कर सकते हैं इनकी सारी लाइफ को डॉक्टर फास्टस के करेक्टर के साथ, ठीक है। उन्हीं के करेक्टर पर मुहित है इनकी लाइफ। ही इज़ रिगार्ड एज द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। याद रखिएगा, यहाँ से MCQs क्रिएट की हो सकती है एक, कि मॉडर्न स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्रिएटर किसको माना जाता है, किसको रिगार्ड किया जाता है, तो फ्रांसिस बेकन को रिगार्ड किया जाता है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ही हेल्ड दैट मैन इज द सर्वेंट एंड इंटरप्रेटर ऑफ नेचर। आपका ये भी मानना था कि जो मैन है वो क्या है, वो सर्वेंट है एंड इंटरप्रेटर ऑफ नेचर है, ठीक है। वो नेचर का सर्वेंट भी है और उसके ज़िम्मे ये भी है कि वो नेचर को इंटरप्रेट करे, इसको समझे और दूसरों को समझाए। He supplied the impulse which broke with the medieval preconceptions, सॉरी यहाँ पे विद नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आपने इग्नोर करना है। He supplied the impulse He supplied the impulse which broke the medieval preconceptions। आपने क्या किया, आपने ऐसे मुहर्रक, इम्पल्स मीन्स मुहर्रकात, आपने ऐसे मुहर्रकात प्रोवाइड किए कि जिन्होंने मेडिवल प्रीकंसेप्शंस जो थे उन्हें तोड़ डाला। एंड सेट साइंटिफिक इंक्वायरी, ये चीज़ें इसलिए हमने कहा कि जो डॉक्टर फास्टस मेरे मुंह से निकल रहा है, कि जो फ्रांसिस बेकन है वो एक तरह से चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस हैं, ठीक है। और चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस हैं तो जाहिर है वो प्री कंसेप्शंस जो थी मेडिवल एज की उन्हें वो तोड़ने वाले थे, और वो साइंटिफिक इंक्वायरी की वो क्या करते थे, फॉलो करते थे। साइंटिफिक इंक्वायरी ऑन मॉडर्न लाइंस के ऊपर उन्होंने बेस रखी अपने वर्क की। ही एम्फसाइज्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट टू एक्सेप्ट थिंग्स फॉर ग्रांटेड। उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पर जोर दिया। ऐसा नहीं कि बस ठीक है जो चीज़ें सुनी सुनाई हैं, जो चीज़ आबाओ अजदाद से पढ़ते सुनते आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और सोच समझ के उसको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज नहीं। आप कह सकते हैं कि आप एक लॉजिकली पर्सनैलिटी थी, लॉजिक पर बिलीव करने वाले थे। बेकन वॉज इन डीड एन एलोकेंट प्रॉफिट ऑफ न्यू एरा एंड द पाइनियर ऑफ मॉडर्न साइंसेस, ठीक है। आप क्या थे, एक एलोकेंट प्रॉफिट ऑफ न्यू एरा हैं और मॉडर्न साइंसेस के भी पाइनियर, यानी कि इजाद करने वाले, पहले पहले अव्वलीन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, अव्वलीन लोगों में से आप शामिल हैं। इन ऑर्डर फॉर द लाइट टू शाइन सो ब्राइटली द डार्कनेस मस्ट बी प्रेजेंट। हमने जो चीज़ ऊपर ये कही है
उसको ये कोटेशन सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, बेकन की ही ये कोटेशन है, वो कहते हैं, याद रखिएगा बेकन जो हैं अपनी कोटेशंस, अपनी प्रोवर्ब्स के लिए काफ़ी माने जाते हैं, काफ़ी फेमस हैं आपकी कोटेशंस। और मेरा मानना है कि ये स्टूडेंट्स को, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इन ऑर्डर फॉर द लाइट टू शाइन सो ब्राइटली, अगर आप चाहते हैं कि लाइट जो है वो बहुत चमक दमक के साथ चमके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि डार्कनेस भी प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी डार्कनेस की भी अपनी वैल्यू है, और डार्कनेस के बगैर जो लाइट है, जो शाइनिंग है, उसकी हो ही नहीं सकती। द एसेज ऑफ बेकन आल्सो पोर्ट्रेज इंटेलेक्ट एंड प्रैक्टिकल विजडम। देखें, फ्रांसिस बेकन चूंकि अपने एसेज की वजह से बहुत मशहूर हैं, हमने इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपके जो ऐसे हैं 3 वर्जन्स में आपने लिखे थे। ठीक है, आपको याद होगा, सबसे पहला वर्जन 1597 में था, दूसरा 1612 में था, फिर 1625 में था। पहले वर्जन में 10 ऐसे थे, दूसरे में 38 थे, और इसमें 58 ऐसे शामिल थे। आप अपने इन ऐसेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसे जो टर्म थी, ये सबसे पहले किसने भला क्रिएट की, इन्वेंट की? तो याद रखिएगा, अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए कि ऐसे टर्म सबसे पहले इन्वेंट करने वाले कौन थे, तो वो मॉन्टेन थे। ठीक है, मॉन्टेन, MON। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इनके स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग्स को देखा जाए तो मॉन्टेगनी बनता है, लेकिन इनका नाम, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मॉन्टेन है, क्योंकि ई जो होता है वो अक्सर जब वर्ड्स के एंड पे होता है तो वो साइलेंट कंसीडर होता है। ठीक है, तो माउंटेन, MONTAIGNE। ठीक है, माउंटेन जो थे ये एक फ्रेंच एसेइस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को क्रिएट किया, इन्वेंट किया था। और बेकन जो थे उन्होंने इनको फॉलो भी किया अपने ऐसे जब वो लिख रहे थे। ठीक है, बेकन ने बारो किया उनसे। ठीक है, और लेकिन यह है कि बारो मुकम्मल तौर पर उनके स्टाइल को नहीं किया उन्होंने। ऐसे के जो कंसेप्ट हैं, जो स्टाइल हैं, उसको बारो तो बेशक किया, लेकिन उसको मॉडिफाई किया और अपनी जीनियस के हिसाब से आपने लिखा। द वेरिड रेंज ऑफ, अच्छा यहाँ पे ऐसे ऑफ बेकन आल्सो पोर्ट्रेज इंटेलेक्ट। यहाँ पे पढ़ हम ये रहे हैं कि जो एसेज हैं बेकन के, वो भी क्या करते हैं, उनकी इंटेलेक्ट और प्रैक्टिकल विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, अक्कासी कर रहे हैं। द वेरिड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सप्रेसेस दैट ही हैड टेकन ऑल नॉलेज टू हिज प्रोवेंस। ठीक है, ये चीज़ भी आपने बोल्ड करके मार्कर के साथ लिखनी है। आपकी जो, सॉरी, ये हाईलाइट नहीं करना था, मुझे पेन लेना है। द वेरिड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मौज़ूआत हैं, यानी जिन मौज़ूआत पर आपने ऐसे लिखे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे ये एक्सप्रेस होता है कि आपने हर तरह की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर रखा है। आपके ऐसे जो होते हैं उनमें हमें नॉलेज का इजहार बहुत ज़्यादा मिलता है। बेकन could utter witty and pregnant remarks on almost any subject। ठीक है, from greatness of kingdoms to gardens। बड़ी सी बड़ी चीज़ को, या चाहे किसी छोटी से छोटी चीज़ को भी डिस्क्राइब करना है, तो आप उस पर काफ़ी ज़्यादा अबूर रखते हैं उसको डिस्क्राइब करने में। The essays are loaded with the ripest wisdom of experience and observation conveyed through short, compact and terse sentences। ठीक है, आपके जो ऐसे हैं वो राइपेस्ट विजडम, पुख्ता दानिशमंदी, पुख्ता सोच के साथ, जो कि एक्सपीरियंस से गेन की गई है और ऑब्जर्वेशन के साथ लिखे गए हैं। और जब उस लिखने का स्टाइल है वो एफोरिस्टिक, यानी कि टर्स सेंटेंसेस के साथ लिखा गया है। ठीक है, एफोरिस्टिक की अगर आप डेफिनेशन कहें तो आप लिख सकते हैं कि सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस एक्सप्रेसिंग, आप यहाँ पे लिखें अ शॉर्ट सेंटेंस, ज़्यादा बेहतर है। अ शॉर्ट सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ ट्रूथ। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस हो
जिसमें एक्सप्रेस किया गया हो किसी ट्रूथ को, लेकिन इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करके किसी सच को बयान करना क्या कहलाता है? एफोरिज्म कहलाता है। इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में टर्सनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो स्टाइल था वो क्या था? एफोरिस्टिक स्टाइल था। वन कैन नॉट डिनाई द सगेसिटी एंड श्रूडनेस ऑफ हिज काउंसल्स। कोई भी बंदा जो होगा वो आपकी सगेसिटी मीन्स के दूर अंदेशी और आपकी तेज़ नज़र चालाकी को, ठीक है, नहीं इग्नोर कर सकता जो आप मशवरे देते हैं। ठीक है, आपकी जो ओपिनियन है उसमें जो दूरअंदेशी जो जहानत झलकती है उस बंदे से, उससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। बेकन्स ऐसे डील विद मैन। ठीक है, बेकन ने जो ऐसे लिखे हैं वो तीन तरह से डील करते हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं। बेकन के बाज ऐसे हैं जो कि ह्यूमन यानी मैन को, मैन हिमसेल्फ को यानी वो उसमें डील करेंगे। बाज़ ऐसे हैं जिनमें वो सोसाइटी को डील करते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो रिलीजन है, ठीक है, गॉड के रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कैसे की तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, ऐसे इंसान के अपने लिए, इंसान की सोसाइटी के लिए और इंसान के रिलीजन के बारे में आपने लिखा है। He is an able analyst of human nature and his conduct in public and private affairs. आपने क्या किया? आपने इंसान की जो नेचर है उसका जो पब्लिक में जो उसका बर्ताव है और उसका जो पर्सनल निजी जो उसके अफेयर्स, जो उसकी सरगर्मियां हैं, जो उसके ताल्लुकात होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है, उसको निहायत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया, उसको परखा और उसको लिखा। हिज कमेंट्स रिगार्डिंग मैंस बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे भी ड्रा की गई है लाइन, तो इसके यहाँ पे स्पेलिंग की वजह से उसने कर रखा है। अगर मैं यहाँ से यू हटा दूंगा तो वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन क्या है कि बिहेवियर का स्पेलिंग जब आप BEHAVIOUR लिखते हैं तो वो भी सही है, और अगर यू के बगैर लिखते हैं तो वो भी सही है। जस्ट ये अमेरिकन और ब्रिटिश की वजह से ऐसा है, सिर्फ स्पेलिंग्स का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। जो अमेरिकन होते हैं वो ओ के बाद यू को काउंट नहीं करते, यू को नहीं इस्तेमाल करते ओ के बाद अमूमन, और जो ब्रिटिश होते हैं वो ओ के बाद यू को लाजमी इस्तेमाल करते हैं। His comments regarding man's behavior may at times sound cynical. आपकी जो इंसान के बिहेवियर के बारे में जो कमेंट्स हैं, जो आपकी ओपिनियंस और सोचें हैं, बाज़ दफ़ा वो क्या लगती हैं? सिनिकल लगती हैं, मीन्स के गिला शिकवा करने वाली लगती हैं। बट दे आर अनडिनाइएबल ट्रूथ्स। लेकिन बेशक हमें वो चुभती हैं, तकलीफ़दा लगती हैं, लेकिन वो अनडिनाइएबल हैं। वो एक ऐसे सच हैं, आपने कहते हैं ना कि सच्चा सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है। तो आपके कमेंट्स बेशक सैनिकल हैं, लेकिन वो अनडिनाइएबल ट्रूथ्स हैं, वो ऐसे सच हैं जिनसे कोई बंदा मुकर नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। ही सेज अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डॉथ इवन एड प्लेयर, कि झूठों का जो पलंदा होता है वो कभी भी खुशी नहीं दे सकता। Bacon is true here for most of the people would find life terrible without false hopes and false impressions. Bacon यहाँ पे ये इस हिसाब से भी सच्चा है कि जो लोग होते हैं उन्हें लाइफ जो होती है बहुत टेरिबल नज़र आती है अगर उन्हें फॉल्स होप्स और फॉल्स इंप्रेशंस ना दिए जाएं। हिज व्यूज़ अबाउट फ्रेंडशिप दो लैक्स इन फीलिंग्स एंड इमोशंस। फ्रेंडशिप के बारे में जो आपके व्यूज़ हैं, अगरचे उनमें फीलिंग्स और इमोशंस की काफ़ी ज़्यादा हमें किल्लत नज़र आती है, जैसे वो उनमें जज्बात, उनमें दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। येट दीज आर अनडिनाइएबल ट्रू टू ह्यूमन नेचर। लेकिन ये भी इंसान की जो नेचर है उसके हवाले से बिल्कुल सच हैं। नीचे चंद एग्जांपल्स दे रखी हैं। वन हु स्टडीथ रिवेंज कीप्स हिज ओन वॉन्ट्स ग्रीन। ठीक है, अदरवाइज ही कैन डू वेरी वेल। यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंसान जो होता है वो शख्स जो अपने बदले को, अपने ज़ख़म को, अपने बदले की आग में जलता है, वो क्या करता है? वो अपने ज़ख़म को हमेशा ग्रीन रखता है। ठीक है, जो बंदा सिर्फ अपना बदला लेने का सोचता रहेगा, उसे उसकी तकलीफ़ जो ज़ख़म थी, जिस चीज़ का वो बदला लेना चाहता है, उसकी उसे तकलीफ़ सारी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन अगर वो उसको भुला देगा तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेहतर रह जाएगा। मैन इन ग्रेट प्लेसेस आर थ्राइज सर्वेंट्स। आपने वो इंसान जो ग्रेट प्लेसेस पर होते हैं उनको कहा कि वो तीन तरह से सर्वेंट होते हैं। हर वो बंदा जो
आला मकाम पर होता है वो 3 तरह से नौकर भी होता है। वो स्टेट का सर्वेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि वो अपनी फेम का सर्वेंट भी होता है, स्टेट सर्वेंट, फेम सर्वेंट और बिजनेस सर्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 3 तरह का सर्वेंट कहा गया। इट इज़ इम्पॉसिबल, और ये अलग अलग कोटेशन हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा प्यार भी करे और ख़ुद को कहे कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, ठीक है। वो जिस तरह वो गालिब का है ना कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी थे हम भी काम के, गालिब का ही आई थिंक शायद। तो ऐसा ही कुछ इनका भी मानना है कि जो बंदा प्यार करता है ना, वो फिर उसको चाहिए कि वो दिमाग से काम ना ले, फिर वो दिल से काम लेने लग जाता है, इसलिए वो वाइज नहीं रहता, ठीक है। और वैसे भी प्यार में सोच के दिमाग से चलना, तो वो तो फिर वो कहते हैं ना कि कारोबार है। प्यार में जो बंदा सोच समझ के फैसले करे कि इसमें नफ़ा है, इसमें नुकसान है, तो फिर वो कहते हैं कि वो प्यार नहीं, वो फिर व्यापार है, कारोबार है। तो आपके इन 3 कोटेशंस के साथ हम आपकी विजडम्स को जज कर सकते हैं कि आप किस कदर ज़हीन थे। उसके बाद आगे चलते हैं। So like a very wise man, he coined ideas and teach them to make people wise in worldly terms. Prosperity के बारे में आप क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ इस तरह से आप तख्लीक करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने दुनियावी मामलात में अक्लमंदी से काम लेना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट विदाउट मैनी फेयर्स एंड डिस्टेट्स, कि जो खुशहाली होती है वो फेयर्स और डिस्टेट्स के बगैर तो आ नहीं सकती, ठीक है। अगर आप चाहते हैं खुशहाल होना तो आपको ख़तरात का भी सामना करना पड़ेगा, और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनके बगैर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। और एडवर्सिटी आपने कहा कि इज़ नॉट विदाउट कंफर्ट्स एंड होप्स, जो एडवर्सिटी होती है, जो बदबख्ती होती है, वो कंफर्ट्स और होप्स का जब तक बंदा आदी नहीं होता, वो एडवर्सिटी उस पर नहीं आती। बेकन्स ब्राइटनेस, यहाँ पे बेकन इसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी डालिएगा। Bacon's brightness is best illustrated in the way in which he clothes his wisdom into brevity and lends the readers a great pleasure. आपकी जो ब्राइटनेस है वो इलस्ट्रेट की जा सकती है, वाजे की जा सकती है कि किस तरह से आप अपनी विजडम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं नहायत इख्तसार के साथ, और रीडर्स को पढ़ के अच्छा भी लगे। The compactness of thought and conciseness of expression was a virtue in an age when looseness in thought and language was the rule. The essays are enriched with maxims and proverbs. He sports his ideas. ठीक है, तो आप जो हैं, आप अपनी जो ये विटी थाट्स होते हैं उनको इस तरह के अल्फाज के लिबास में ओढ़ के आवाम तक, अपने रीडर्स तक पहुंचाते हैं कि आवाम को वो पढ़ के बहुत अच्छा भी लगता है और वो नॉलेज भी गेन करते हैं। इसलिए जो आप कैसे हैं उनमें काफ़ी सारे हमें क्या कर मिलते हैं, मैक्सिम्स और प्रोवर्ब्स मिलते हैं। सस्पिक्शंस अमंग थॉट्स और लाइक बैट्स अमंग बर्ड्स, बहुत ही कमाल की बात कही आपने कि थॉट्स जो होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा बंदा सोच रहा होता है कि मुझे ये काम करना है, इस तरह से करूँगा, इस तरह से करूँगा, लेकिन दरमियान में उसको लगता है कि यार यहाँ पे मैं फ़ेल भी हो सकता हूँ, फेलियर का भी खदशा है, तो खदशात में वो घिर के वो फिर वो ट्राई करना ही छोड़ देता है। तो वो कहते हैं कि जो सस्पिक्शंस होते हैं आपके थाट्स के दरमियान जो आती हैं वो ऐसा ही है जैसे बर्ड्स के दरमियान बैट्स, बैट्स मीन्स चमगादड़ें, ठीक है। मनी इज़ लाइक मच एक्सेप्ट इट बी स्प्रेड, मनी के बारे में कहते हैं कि मनी बहुत ज़्यादा महसूस होती है अगर इसको खर्च ना किया जाए, तो मनी बहुत ज़्यादा है, अगर इसको खर्च करना पड़े तो फिर वो हमें बहुत थोड़ी लगती है। वर्च्यू इज़ लाइक प्रीशियस अडोर्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो फ्रांसिस बेकन है ये 15वीं और 16वीं सदी की हैं, ठीक है। 1625 में इनकी डेथ हो जाती है, तो ये तकरीबन आज है जी 2021, तो ये समझ लें कि यहाँ पे 400-450 साल का गैप है। तो ये एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। अब इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर्स, ठीक है। तो खुशबू के लिए यूज़ किया जाता है। वर्चू इज़ लाइक प्रेशियस ऑर्डर्स मोस्ट फ्रेगरेंट व्हेन दे आर इंसेंस्ड एंड आर क्रश्ड, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो विर्चू होती है, जो अच्छाई होती है, वो क्या होती है, बहुत ही कीमती एक परफ्यूम है, ठीक है, खुशबू है, स्मेल के तौर पर ऑर्डर्स यूज़ करते हैं कि जो नेकी, जो अच्छाई है, वो एक नहायत
वैल्यूएबल परफ्यूम है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंट होती है। व्हेन दे आर इंसेंस्ड और क्रश्ड, ख़ास तौर पर जब उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसकी खुशबू, कहते हैं ना कि खुशबू जो होती है, मुहावरा है कि इश्क और मुश्क कभी छुपाने से नहीं छुपता। ठीक है, इश्क और मुश्क, ठीक है, तो इश्क और मुश्क कभी छुपाने से नहीं छुपता। तो इसी तरह यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मुश्क है ये एक कीमती जो खुशबू है, कौन सी खुशबू, विरचू, ये कब बहुत ही एक फ्रेग्रेंट परफ्यूम है, और उस वक्त ये और बढ़ जाती है जब इसको लोग छुपा के करते हैं। यानी अगर आप कोई अच्छाई का काम दिखा के नहीं कर रहे, बल्कि आप कोई अच्छाई कर रहे हैं, किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हैं और उसको आप दुनिया के सामने ढोल नहीं पीटते बल्कि छुप के किसी के साथ भला करते हो, तो वो क्या होता है, उसकी खुशबू और उसका जो सिला होता है, जो अच्छाई का जो एक टेम्परामेंट होता है, वो मज़ीद बढ़ जाता है। Moreover, the precise and authentic turn of sentences and the condensations of thoughts in them have been enhanced by the analytical antithetical presentation such as। मजीद वह कहते हैं कि जो आपके सेंटेंसेस की जो प्रिसाइजनेस और अथेंटिक यानी कि दुरुस्तगी, यानी आपने जो सेंटेंस में कहा वो बिल्कुल सही होता है, वो, और कंडेंसेशन ऑफ थाट्स, जो आपके जो थाट्स हैं, जो आपके ख्याल हैं, जो आपके ख्यालात का जो एक कलेबोरेशन है, ठीक है, जो आपके ख्याल का एक ख्यालात का जो एक मजमुआ है, जो आपके पुख्ता थाट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो और इन्हेंस हो जाते हैं जब हम उनको एक एंटीथेटिकल प्रेजेंटेशन के ज़रिए से देखते हैं। अ लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, एक जो झूठ होता है वो इंसान से तो छुप सकता है लेकिन अल्लाह से नहीं छुपता। द वेज टू इन रिच आर मैनी एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउल, जो दिलों को मैसूर करने वाले तरीके होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, वो हमाकतें होती हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी, और ये बड़ी एक स्ट्रेंज डिज़ायर होती है कि लोग पावर भी हासिल करना चाहते हैं और पावर हासिल करने के चक्कर में लिबर्टी लूज़ कर जाते हैं। देखा जाता है ना कि लोग दूसरे यूरोपियन ममालिक में जाने के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है भाई, आप वहाँ जाओगे, डॉलर तो होंगे आपकी जेब में, लेकिन आपके पास वो आज़ादी कम अज़ कम नहीं होगी जिस आज़ादी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने मुल्क में चलते हैं। थ्रू इंडिग्नेशन मैन राइज टू डिग्निटी, इंडिग्नेशन के ज़रिए कहता है कि मैन जो होता है वो डिग्निटी तक पहुँच जाता है। इंडिग्नेशन कहते हैं एंगर को। दस विद द टूल ऑफ एंटीथीसिस, एंटीथीसिस कहते हैं कंट्राडिक्टरी होना, ठीक है, एक अब रिवर्स होना, यानी आप कह कुछ और रहे हैं लेकिन उसका मतलब आप कुछ और देना चाह रहे हैं, ठीक है, आयरनी भी आप इसे एक तरह से कह सकते हैं। Bacon made his argument many times stronger and influential than a simple sentence. He created so much wit and strength in such precise writings that they are still valid and famous. No man individually did provide such strength and simplicity to the English language than Bacon. Bacon tried to reach the reader's mind by a series of aphoristic attacks. देर एफोरिस्टिक हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आपको समझ आ रही होगी। देयर फोर ही इज कंसिडर्ड एज द पाइनियर ऑफ मॉडर्न प्रोज, ठीक है, मॉडर्न प्रोज का आप कौन कंसीडर किया जाता है, पाइनियर, ठीक है, याद रखिएगा। देयर इज हार्डली एनी इक्वल फॉर हिम क्लियर टार्स एंड कम्पैक्ट राइटिंग, अगर इनकी बात की जाए टार्स और कम्पैक्ट राइटिंग की, तो उनके मेयार का, उनकी बराबरी का कोई बंदा हमें नज़र नहीं आता। नाउ इट अपेयर्स टू बी एन आयरनी ऑफ नेचर दैट अ मैन विद सच अ ट्रीमेंडस इंटेलेक्ट, यहाँ पे आप उनके थर्ड वर्ड मीनेस्ट को यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं, डिस्क्राइब करेंगे, प्रूव करना है हमने कि ये चीज़ भी एक एरोनिकल है कि इस तरह का जो बंदा है वो क्या है, एक मीन करेक्टर भी रखता है। बेकन वाज नॉट मीन इन द सेंस ऑफ बीइंग अ मिजर, लेकिन यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि बेकन कंजूस होने की वजह से कोई मीन नहीं था। ही वॉज इंडीड रिप्यूटेड टू बी अ वेरी जेनरस, बल्कि वो तो एक काफ़ी सखी मशहूर था। द मैनर इन विच बेकन बिट्रेड हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो मीन इसलिए था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ दगा करता था, उनके साथ वो सिंसियर नहीं रहता था, ठीक है, कहना कुछ करना कुछ। स्पेशली उन्होंने जो एसेक्स के साथ किया था, एसेक्स को जिस तरह से
फ्रॉड किया, ये प्रूव करता है, प्रूव्ड हिम मोस्ट अनरिग्रेटफुल एंड इग्नोबल मैन। ही मेड फ्रेंडशिप एंड अपराइटनेस सबऑर्डिनेट टू हिज सक्सेस। ठीक है, वो क्या करते थे, वो दोस्तियाँ और सच्चाइयाँ वफादारियाँ करते ज़रूर, वादे ज़रूर करते, लेकिन सिर्फ अपनी सक्सेस तक जाने के लिए। ही ऑलवेज केप्ट हिज आई ऑन द मेन चांस, वर्शिपिंग द राइजिंग सन एंड अवॉइडिंग द सेटिंग वन। ठीक है, हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते थे और जो डूब रहा होता था उसको छोड़ देते थे। हिज मैरिज वॉज आल्सो अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आपकी जो शादी थी वो भी एक तरह का कन्वीनियंस का सौदा था, यानी वो कोई रिश्ता नहीं था, वो एक कारोबार था। ही डिड नॉट हेजिटेट, कन्वीनियंस में मतलब कि अपने ही मज़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मैरिज की। ही डिड नॉट हेजिटेट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल इंटरव्यूज इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज एम्बिशन। अपने मकसद को पाने के लिए वो सियासी तौर पर भी हलचल करते रहते थे। हिज लेटर टू द किंग एंड क्वीन वर आल्सो फुल ऑफ फ्लैटरी। और उन्होंने जो किंग और क्वीन को खत लिखा, ठीक है, वो भी खुशामद से भरा पड़ा है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट, और ये यकीन करना मुश्किल है कि दैट दे केम फ्राम द, कि ऐसे खत जो होते हैं वो एक ऐसे बंदे ने लिखे हैं, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल मैन ने लिखे हैं। दो ही वॉज वाइज येट ही शोड सर्टन इनकैपेसिटी ऑफ इमोशंस एंड दिस ट्रेट कैन आल्सो बी विटनेस्ड इन हिज एसेज। अगरचे वो काफ़ी वाइज बंदे हैं, लेकिन उनके एसेज में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि उनमें इनकैपेसिटी है ऑफ इमोशंस की। ठीक है, he took the purely personal and domestic matters of a man like marriage, friendship, love, etc. उन्होंने जो अपने सब्जेक्ट लिए, जो जिन पर उन्होंने लिखा, वो भी नहायत ही डोमेस्टिक और पर्सनल अफेयर्स के ऊपर उन्होंने लिखा, जो हर बंदे के बहुत ही पर्सनल होते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्योर यूटिलिटी सच एज ही that hath wife and children hath given hostage to fortune। आपका मानना है कि वो बंदा जिसके पास वाइफ और बच्चे होते हैं वो कामयाब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी कामयाबी के नज़दीक, उसकी कामयाबी के रास्ते में ये आर एक रुकावट बन जाते हैं। एंड और मज़ीद उन्होंने कहा, दोज दैट वांट फ्रेंड्स टू ओपन देमसेल्व्स ऑन टू आर कनीबल्स ऑफ देयर ओन हार्ट, कि वो शख्स जो दोस्तों के चाहते हैं कि वो दोस्तों के ऊपर अपने सारे राज अयां कर दें, दार हकीकत वो अपने आप के दिल को खाने वाले हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, यानी यहाँ हमें उनकी जो अपनी शख्सियत है, जो मीनेस्ट है, उनके वर्क से हम ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं। हमने ये चीज़ ऊपर कही है ना कि उनके वर्क में भी हमें ये ट्रेट मिलता है कि वो इनकैपेसिटी ऑफ इमोशंस रखते हैं, उनमें जज्बात और हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो चीज़ हमने उनके वर्क से यहाँ पे प्रूव की है। ठीक है, कि एक तो वो अपने बीवी बच्चों को भी समझते हैं कि मेरे तरक्की की राह में ये रुकावट रहते हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी बीवी बच्चों के साथ सिंसियर नहीं, वो बीवी बच्चों से बढ़ के अपनी फार्चून को चाहता है, अपनी सक्सेस को चाहता है, तो वो मीनेस्ट हम उसको कह सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ कभी भी अपने राज शेयर नहीं करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझें कि अपने अपने दिल को ही चबा डाला। कैनिबल्स कहते हैं ऐसे बंदे जो इंसान को खाते हैं, इंसानी गोश्त खाने वाले बंदों को हम कैनिबल्स कहते हैं, आदमखोरों को। ठीक है, इसके बाद है जी, इन शॉर्ट बेकन वाज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली विजडम एंड वर्ल्डली कन्वीनियंस। आप जो थे वर्ल्डली विजडम और वर्ल्डली कन्वीनियंस के बंदे थे। ही हैड अ ग्रेट ब्रेन बट नॉट अ ग्रेट सोल। His complex and contradictory characters will continue to be a psychological enigma for the readers to understand. So he was definitely wisest, brightest and meanest of mankind। ठीक है, आप जो थे वो एक अजीम दिमाग तो रखते थे, लेकिन आप में कोई अच्छी सोल नहीं थी, और आपका जो करैक्टर है वो भी एक हमेशा एनिग्मा रहेगा, एक साइकोलॉजिकल एनिग्मा रहेगा। एनिग्मा मीन्स कि एक ऐसी मिस्ट्री जिसको कोई बंदा सुलझा ना सके। ठीक है, सॉरी, मिस्ट्री की स्पेलिंग में आई थिंक गलत लिख रहा हूँ, TERY होंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्टर है वो एक साइकोलॉजिकल एनिग्मा है रीडर्स के लिए, कि वो आपके करेक्टर्स को समझ पाएँ। ही वॉज डेफिनेटली द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।